जय हिंद प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। ये आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इससे पहले चैप्टर नंबर 7 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये यूनिट नंबर 8 है। ठीक है, जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण के बारे में पढ़ेंगे। इसको जो टॉपिक है इस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसका मतलब है कि हम अपने हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और हमारे हेल्थ में क्या क्या डिजीज होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो किस डिजीज पढ़ेंगे? पार्ट नंबर पहला होगा। ठीक है, इसका पार्ट नंबर टोटल 4 पार्ट होंगे। इसको 4 पार्ट में मैं डिवाइड किया हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। तो पहला जो टॉपिक है हम जो पढ़ने वाले हैं कैसा है भाई, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कि प्रोटोजोआ कॉज डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मलेरिया रोग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया रोग के लक्षण क्या है इसको पढ़ेंगे, और मलेरिया रोग के बचने के क्या उपाय हैं। इन चारों पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सीजी बोर्ड 2025 से जो पिछले साल आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन आया था। मैं भी इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। चलिए भाई पढ़ते हैं। तो आपका ये यूनिट नंबर 8 होगा, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये पार्ट नंबर आपका 1 होगा। मैं हूँ अखिलेश सर। चलिए समझते हैं क्या होता है बच्चों। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सीजी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये रिवीजन क्लास है तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ जो पिछले साल बोर्ड में आए थे। इसका मतलब क्लियर है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पढ़ा रहा हूँ। रिवीजन का टाइम ऐसे किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा जाता है। तो पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ध्यान से। क्या पूछा पूछा है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में होने वाले कोई 2 प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम लिखने हैं किसी से कारक सहित, यानी कि कौन फैलाता है। ठीक है भाई, राइट द नेम ऑफ एनी 2 प्रोटोजोन कॉज डिजीज अकरिंग इन ह्यूमन अलॉन्ग विथ देयर कॉजिटिंग फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मलेरिया रोग। ठीक है, मलेरिया डिजीज के बारे में पूछा गया है। इनके प्रकारों को बताना, कितना प्रकार है? कोई 3 प्रकारों को आपको कहना समझाना है। ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ मलेरिया डिजीज। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मलेरिया रोग के कोई 2 लक्षण लिखिए। इसके आपको लक्षण भी लिखने होंगे। क्वेश्चन जी बोर्ड 2023 में पूछा गया था। राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, मलेरिया रोग से बचने के 2 उपाय पूछा गया है। 2 नंबर का सीजी बोर्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम इन चारों क्वेश्चन को एक एक कर देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपको पेशेंस के साथ देखना है। इसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है क्योंकि आप इसके पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन करना है। अब बच्चों इन सारे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा को समझते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहेंगे, बीमारी किसे कहेंगे, लक्षण किसे कहेंगे, रोग कारक क्या होता है, रोगजनक किसे कहते हैं। एक थोड़ा सा हम बेस पढ़ेंगे बहुत फास्टली, उसके बाद समझेंगे, आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए भाई, अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो एक स्वस्थ व्यक्ति हम किसे कहेंगे, किसे हम एक हेल्थी पर्सन कहेंगे, किस बेसिस पे हम जांचेंगे? तो WHO के अनुसार क्या कहता है भाई कि मानसिक यानी कि मेंटली लेवल पर, सामाजिक सोशली लेवल पर, भौतिक मतलब कि फिजिकल लेवल पर विकृत विहीन यानी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। हेल्थी पर्सन ए पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम मेंटल, सोशल, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ इज कॉल्ड हेल्थी पर्सन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भौतिक रूप से, इन तीनों रूपों से कैसा हो, फिट हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो मुझे आपको समझ आ गया होगा। जनरली बच्चों हम क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा दिख रहा है, हष्ट पुष्ट दिख रहा है, तो हम कहते हैं कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। लेकिन क्या पता वो उनका जो सोशल बिहेवियर ठीक ना हो, उनका मेंटल लेवल ठीक ना हो, तो वो कैसा हो? अस्वस्थ कहलाता है। ठीक है, तो WHO के अनुसार यही है कि जो मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से क्या हो, भौतिक रूप कहने का मतलब है शारीरिक रूप से, ठीक है, बॉडी के लेवल पे बात किया जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, हेल्थी पर्सन कहेंगे। दूसरा क्या है भाई? बीमारी या रोग। किस कौन सी वह अवस्था होगी, कौन सी वह दशा होगी जिसे हम कहते हैं कि रोग या बीमारी हो गई है? तो वह दशा जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से कैसा हो? विकृत या अनियमित हो जाए। कहने का मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाए
या उनके जो कार्य करने की क्षमता है उसमें गड़बड़ी आ जाए। कोई व्यक्ति है, वह कंडीशन है जिस पर जो स्ट्रक्चर लेवल पर है और उसको जो कार्य करने की क्षमता लेवल पर है उसमें कुछ अनियमितताएं आ जाएं, कुछ विकृति आ जाए, उसे क्या कहेंगे, उस अवस्था को बीमारी कहेंगे। हम कह सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का जस्ट उसका अपोजिट बीमारी हो जाएगा, यानी कि अस्वस्थ हो जाएगा। इसे हम रोग भी कहते हैं, डिजीज कहते हैं, बीमारी कहते हैं। डिजीज और डिजीजेस is a condition in which the organism become structurally and functionally disordered और irregular is called बीमारी या रोग या डिजीज कहते हैं। क्लियर है क्या? आपको दोनों टर्म आपको समझ आ गए। आगे समझते हैं। अब रोग के लक्षण क्या है? ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि बीमारी है, यानी कि उसके संरचना में कुछ गड़बड़ी आ गई और उसके कार्य करने की क्षमता में कुछ गड़बड़ी आ गई। तो हमको कैसे समझ आएगा कि वो बीमारी हुई है? बीमार होने से हम कैसे समझ आएगा हमको बीमार हो गए? हमको कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देता है। सपोज कीजिए कि आपको आपके सिर में दर्द कर रहा है या हल्का सा आपको बुखार, हल्का हल्का क्या आ रहा है, आपको टेम्परेचर आपको बॉडी का हाई हो रहा है, तो लगता है कि नहीं, इस बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो कुछ सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। उन सिम्टम्स को हम क्या कहते हैं? रोग का लक्षण कहते हैं। जब किसी जीव को रोग होता है या बीमारी होती है या होता है, तब उसकी सृजनात्मक अथवा कार्यात्मक अनियमितताओं के कारण, यानी कि इनके गड़बड़ी की वजह से क्या होगा, उनके शरीर में क्या होंगे, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसे क्या कहते हैं? इन लक्षणों को, उस रोग का क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। क्लियर है क्या? तो बीमारी के कारण उसके शरीर पर कुछ दिखे हुए सिम्टम्स को हम क्या कहते हैं? रोगों का लक्षण कहते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिजीज कहते हैं। When an organism has a disease, then due to its structural and functional irregularity, some symptoms appear in our body, यानी कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी पर अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं, शो करते हैं। इसे क्या कहते हैं? दे सिम्टम्स आर कॉल्ड सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज। क्लियर है क्या? तो स्वस्थ व्यक्ति, बीमार और रोग के लक्षण, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत बेसिक है, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मान के चलता हूँ आपको सब पता है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है भाई? पैथोजेंस और वेक्टर्स। मैं इसको आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि जब हम आने वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर के क्लासेस पढ़ेंगे, बहुत से डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो वर्ड है कॉमन, ये बार बार इस वर्ड आने वाले हैं। क्योंकि ये वर्ड बार बार यूज़ होने वाले हैं, तो आपके मन में ना रहे कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। एक है पैथोजेंस, दूसरा है वेक्टर या कैरियर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में भाई? पैथोजेंस के बारे में। ठीक है, चलिए भाई। पहला क्या है? जैविक कारक। इसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट कहते हैं या फैक्टर कहते हैं। इसी को हम रोगाणु कहते हैं। रोगाणु का कहने का मतलब ये है कि जिससे रोग होता है, फैलाने वाला नहीं ना, जिससे रोग होगा। जैसे बैक्टीरिया एक रोगाणु होगा, पैथोजन होगा। वायरस एक रोगाणु होगा, फंगस एक रोगाणु होगा, हेलमिंथस एक रोगाणु होगा। इसका मतलब है कि जिसके वजह से हमको सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसके हमको बीमारी होती है, उसे रोगाणु कहते हैं। क्लियर है क्या? तो प्रकृति में पाए जाने वाले, क्या भाई, हमारे नेचर में पाए जाने वाले कुछ जीव, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब हमारे शरीर पर क्या करते हैं, ये प्रवेश कर जाते हैं, तब ये कई रोगों को पैदा करते हैं। ठीक है, तो रोग पैदा करने वाले उन जीवों को, देखो यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन कर दिया हूँ कि रोग पैदा करने वाले जीव, उन जीवों को क्या कहते हैं? रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। बहुत क्लियर है। बायोलॉजिकल एजेंट उसे कहेंगे जो डिजीज कॉज करता है। ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेंस। क्लियर है क्या? अब वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एलगी, वॉट एवर, हेलमिंथिस। जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है भाई? जो रोग पैदा करते हैं, जिसकी वजह से रोग पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? रोगाणु या बायोलॉजिकल एजेंट या पैथोजेंस कहते हैं। आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो आप ब्लड को देते हैं किसको? पैथोलॉजी लैब पर। तो वहाँ लिखा होता है पैथोलॉजी लैब। इसका मतलब है कि ऐसा लैब जहाँ पर पैथोजन की स्टडी किया जाता है कि आपके ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, इसका पता लगाया जाता है। क्लियर है क्या? अब इस पैथोजन का इन्वेंशन किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। कब किया था? 1876 में किया था। किसने? रॉबर्ट कोच ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है भाई? मैंने पहले कहा पैथोजन क्या है? जिससे जो रोग पैदा करता है वो पैथोजन है। क्लियर है? दूसरा टर्म आता है वेक्टर या कैरियर। इसको हम कहते हैं वेक्टर या वाहक। वाहक का मतलब ये होता है कि उसको ढोने वाला, सपोज करो पैथोजन को ढोने वाला, रोग पैदा करने वाले जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला, या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने वाला। क्लियर है क्या? इसका मतलब है रोगजनक को फैलाने वाला क्या कहलाता है? वेक्टर या वाहक कहलाता है। नाम स्पष्ट है, वाहक यानी कि
कैरियर यानी पहुँचाने वाला। तो वे जीव होते, ये भी जीव होते हैं, ठीक है, रोगाणु भी जीव होते हैं और जो वाहक फैलाते हैं वो भी जीव होते हैं, बस ये माध्यम होता है रोगाणु को पहुंचाने वाला। तो वे जीव होते हैं जो कि संक्रमित व्यक्ति से, यानी कि जो व्यक्ति को जो रोगजनक हुआ है, सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, उसको कोई बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, ट्रांसमिटेड जर्म्स इन्फेक्टेड पर्सन है, क्लियर है। तो क्या होगा, इस संक्रमित व्यक्ति से रोगाणु यानी कि उस पैथोजेंस को स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वाहक करता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि मक्खी हो गया, मच्छर हो गए, ये सब क्या है भाई, वाहक में आएंगे, क्लियर है क्या, ये फैलाने का काम कर रहे हैं, जो फ्लाइज होते हैं फैलाने का काम, किसको, रोगाणु को। तो संक्रमित व्यक्ति से रोगाणु को यानी पैथोजेंस को स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वेक्टर या वाहक करता है। इसे हम वेक्टर या कैरियर कहते हैं, वाहक को हम कैरियर कहते हैं। आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट द जर्म फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन, क्लियर है क्या, इसे क्या कहेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर मैं स्पेशली क्लासीफाई कर देता हूँ कि कौन रोगाणु है, कौन पैथोजेंस है और कौन वेक्टर या वाहक है, क्लियर है क्या। आप इस ओर देख पा रहे हैं, ये क्या है, रोगाणु हैं, वो जीव हैं जो रोग पैदा करते हैं, क्लियर है क्या। और इस ओर है वेक्टर या वाहक जो इस रोग को, इस पैथोजन को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, लिस्मानिया। लिस्मानिया एक पैथोजेंस है, किससे फैलता है, सैंड फ्लाई से फैलता है, क्लियर है क्या। फिर है प्लाज्मोडियम, क्लियर है, जिससे मलेरिया रोग होता है। तो कौन फैलाता है, इसको बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, मादा एनाफिलिस मच्छर यानी कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो प्लाज्मोडियम का वेक्टर होता है, क्लियर है क्या। फिर क्या है, ट्रिपैनोसोमा, ये फैलता है किससे, सी मक्खी या ग्लोसिना, ये क्या है, वेक्टर या वाहक है। फिर है वुचेरिया। वुचेरिया किससे होता है, क्यूलेक्स एंड एडीज मच्छर से, क्लियर है। तो मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, ये सब क्या है, वेक्टर होते हैं। लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, वुचेरिया सब क्या है, रोगाणु है जिससे रोग पैदा होता है। इस रोगाणु को फैलाने का काम कौन करता है, वेक्टर करते हैं, क्लियर है क्या। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक हल्का सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो टर्म है बार बार आने वाले हैं, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि मानव में होने वाले, किसमें, हम ह्यूमंस में, तो मानव में होने वाले 2 प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम कारक सहित लिखना है, क्लियर है क्या। अब यहाँ पर कारक क्या आएंगे, कारक इसका कहने मतलब है जिससे रोग होता है, क्लियर है क्या, ठीक है, जिससे रोग होता है। तो राइट द नेम ऑफ एनी 2 प्रोटोजोअन कॉज डिजीज अकरिंग इन ह्यूमन अलॉन्ग विद देयर कॉजिटिंग फैक्टर्स, क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं भाई, ये हैं रोग के नाम। कितना पूछा है, 2 प्रोटोजोआ जिनके रोगों का नाम लिखना है, ठीक है। मैं आपको 4-5 पढ़ाऊंगा और उनके कारक का नाम लिखूंगा, यानी किससे होता है। देखो ये रोगजनक है, रोगजनक को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। पहला क्या है भाई, अमीबियासिस, ये रोग का नाम है, इसे हम अमीबिक डिसेंट्री या एंटीराइटिस कहते हैं। ये किससे फैलता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से ये किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक रोगजनक से होता है, पैथोजन से होता है। इसको फैलाने वाला वाहक या वेक्टर किसे कहेंगे, घरेलू जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, इस रोग को फैलाने का काम करती है, रोग पैदा करती है, अमीबियासिस। दूसरा क्या है, जियार्डियासिस, पैथोजन क्या है, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, किससे फैलता है, ये घरेलू मक्खी से फैलता है। फिर क्या है, तीसरा क्या है, रोग का नाम क्या है, सिलेरी डिसेंट्री, ठीक है, बेलेंडिटियम डिसेंट्री, बेलेंडिटियम कोलाई, ये किससे फैलता है, घरेलू मक्खी से फैलता है। फिर क्या है, चौथा है मलेरिया। मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। आगे हम मलेरिया के कई प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं मलेरिया के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। मलेरिया के पहला होता है बिनाइन या टर्सियन मलेरिया, माइल्ड या टर्सियन मलेरिया, क्वार्टर मलेरिया और मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, ठीक है भाई। ये तो हो गए मलेरिया के प्रकार, मलेरिया के रोग के नाम, ठीक है। अब किससे होता है, तो मलेरिया रोग को जो रोगजनक होते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। आप देख पा रहे हैं तीनों में, चारों में क्या है, प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम के कई प्रकार होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है। ये सब क्या है, पैथोजेंस हैं जो जिससे मलेरिया
रोग होता है। क्लियर है क्या? चलिए भाई, अब किससे फैलता है बताओ, किससे फैलता है? ये फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से, यानी कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से ये फैलता है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्लियर है? फिर पांचवा क्या है, देखो क्या दो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? दो पूछा गया है। आपको कितना लिखना है? आपको दो ही लिखना है। क्लियर है? फिर आप 4-5 याद करके आपको जाना है। तो पहला देखो, पांचवा क्या है भाई? ट्रिपैनोसोमियासिस, इसको हम अफ्रीकन निंदा रोग कहते हैं। ठीक है, स्लीपिंग डिजीज होती है। किससे होती है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से होती है। किससे फैलता है ये? सीसी मक्खी से। देखो वेक्टर फैलाने का काम करता है। ठीक है, वाहक होता है। फिर क्या है? काला आजार किससे होता है? लिस्मानिया डोनोवानी। क्लियर है? ये किससे फैलता है? सैंडफ्लाई से। ओरिएंटल सोर लिस्मानिया ट्रॉपिका से, ये पैथोजन से होता है। कौन फैलाता है? सैंडफ्लाई। तो मुझे उम्मीद है आपको दो प्रोटोजोवन जनित रोगों के नाम आपको समझ आ गए। और रोग कारक, देखो रोगजनक को रोग कारक भी कहते हैं। क्लियर है क्या? आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कारक ये रोगजनक होंगे, ये नहीं होंगे, इससे भी वाहक होते हैं। क्लियर है? तो आपको इसको लिखना, इसको लिखना है, लेकिन मैं भी इस तरह कहीं पूछ दे कि आपको उस वाहक का भी नाम लिखो। ठीक है, आपको सबको याद करना होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया रोग। क्लियर है? तो मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। फैलाता कौन है? ये देखो, ये मच्छर है। कौन सा मच्छर है बताओ आप लोग, कमेंट बॉक्स में करो इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मादा एनाफिलिज मच्छर से होता है। तो मलेरिया के कई प्रकार को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं मलेरिया रोग क्या होता है। ठीक है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से होता है। और फैलाता कौन है, यानी कि रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम। रोग का नाम क्या है? मलेरिया। और फैलाता कौन है? मादा एनाफिलिज मच्छर। क्लियर है क्या? चलिए, तो अबाउट द डिजीज इसको किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने। 1897 में रोनाल्ड रॉस नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि मलेरिया रोग ऐसा होता है जो प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक से होता है। फैलाता कौन है? मादा मच्छर। ठीक है, अब ये इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है? वेयर इज अकरेंस? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है जो प्लाज्मोडियम रोगजनक है ये पूरे विश्व में पाया जाता है। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि केवल भारतवर्ष में प्लाज्मोडियम से जिससे होने से मलेरिया रोग होता नहीं, जितने भी जो वर्ल्ड हैं, जितने भी देश हैं, वहाँ पर ये डिजीज़ पाई जाती है। क्लियर है क्या? भारत में यह बीमारी कब से कब अधिक होती है? अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, फिर भी आपको जानकारी आपको रखनी है कि यह बीमारी भारत में अगस्त से लेकर कब तक? अक्टूबर तक। ठीक है, अगस्त से लेकर अक्टूबर क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्लियर है? चलिए भाई, आज से 25 से 30 वर्ष पूर्व हमारे देश में प्रति वर्ष इस रोग से हजारों लोग की मृत्यु होती थी। क्लियर है? 25 to 30 years ago, thousands of people used to die from this disease every year in our country। तो इतना खतरनाक था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होते गया। चलिए भाई, अब क्वेश्चन पूछ दिया है कि हम तो मलेरिया रोग समझ आ गया। ठीक है, मलेरिया एक रोग है, प्लाज्मोडियम नामक एक पैथोजन उससे फैलता है। फैलाता है कौन? मादा मच्छर। लेकिन पूछ दिया है 2021 में आपका एक क्वेश्चन, क्या पूछा है कि मलेरिया रोग के आपको कोई 3 प्रकार को समझाना है, बोल दिया है। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ मलेरिया डिजीज। तो मलेरिया डिजीज को किसके आधार पर बांटा गया होगा? क्योंकि मलेरिया डिजीज फैलाने वाले जो प्लाज्मोडियम, इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? 4 प्रकार के। तो बुखार की प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फीवर, ठीक है, मलेरिया रोग होने से तेज बुखार होता है। तो उस बुखार का अवधि कितनी होगी, कितना समय तक वो बुखार रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मलेरिया डिजीज को बांटा गया कितने प्रकारों में? 4 प्रकार में। यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, 3 प्रकार लिखने, लेकिन मैं 4 पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कहीं गलती से भूल गए एग्जाम में, तब क्या करोगे? आपको 4 याद करना है। चलिए भाई, ठीक है, समझा रहा हूँ। पहला जो मलेरिया का प्रकार है उसको कहते हैं बिनाइन या टर्शियर मलेरिया। क्या कहेंगे बताओ इसको? बिनाइन या टर्शियर मलेरिया कहते हैं। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। लेकिन कौन सा प्लाज्मोडियम? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती हैं, जाति होती हैं। फैलाने में सबका कौन आएगा? सब में आएंगे मादा एनाफिलिस मच्छर, कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ही क्या होंगी? मलेरिया रोग फैलाने की जिम्मेदार होगी। तो वाहक तो केवल एक ही होगा। क्लियर है? मच्छर कौन सा होगा? मादा एनाफिलिस मच्छर। पहला क्या है? बिनाइन या टर्शियर मलेरिया, इसको कह सकते हैं बी और एम। शॉर्ट में याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे बी और एम। ठीक है भाई, इसको क्या रखेंगे? पी वी। क्या रखेंगे इसको? पी वी। तो बी एम पी वी। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? पहला कैसे रखेंगे? बिनाइन मलेरिया। क्लियर है क्या? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कैसे याद रखेंगे? पी फॉर प्लाज्मोडियम, वी फॉर वाइवेक्स। क्लियर है? तो पी एम बी बी वी।
क्लियर है, ये शॉर्टकट इसको मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ हमेशा, कम आता है। दूसरा क्या है भाई, माइल्ड टर्सियन मलेरिया यानी कि MM, ठीक है, MT या M कह सकते हो कहने के लिए इसको, MTM, क्लियर है क्या, MTM यानी कि माइल्ड टर्सियन मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम ओवेली यानी कि PO, क्लियर है क्या, P फॉर क्या है, प्लाज्मोडियम, O फॉर एवेली, क्लियर है। तो माइल्ड टर्सियन मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम ओवेली से होता है। बिनाइन या टर्सियन मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। हमने 2 पढ़ लिया। तीसरा हम पढ़ते हैं क्या भाई, क्वार्टन मलेरिया, क्लियर है क्या, क्वार्टन मलेरिया, इसको हम कहेंगे QM, क्या कहेंगे, QM कहने का मतलब ये है क्वार्टन मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी, इसका मतलब क्या हो गया, ये PM हो गया, क्या हो गया, PM, प्लाज्मोडियम मलेरी। फिर है मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, सबसे खतरनाक जो मलेरिया होती है वो मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया होती है, इसको कैसे रखेंगे, MTM, सॉरी कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, MTM यानी कि माइल्ड टर्सियन मलेरिया, क्लियर है क्या, किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम यानी कि P और F, क्लियर हो गया क्या, समझते हैं भाई। 4 चीज़ें हैं, BMPV, बिनाइन मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, MTM यानी कि माइल्ड टर्सियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेली, क्वार्टन मलेरिया QM किससे होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम PM, मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया MTM क्या हो गया, प्लाज्मोडियम PF, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। आपको इन 4 मलेरिया के प्रकार को याद रखना है, उसके रोगजनक के सहित, उनके वाहक के सहित। वाहक तो आपको पता ही है, मादा मच्छर होगी चारों में, क्लियर है क्या। चलिए भाई, अब देखो इसी को पढ़ते हैं, अब किसको कैसे बांटा गया है। तो जो पहला जो मलेरिया है, बिनाइन टर्सियन मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, किससे मापा गया है, बुखार कैसा होता है, बुखार जो होता है प्रत्येक 2 दिन बाद अर्थात 24 घंटे पश्चात होता है, यानी कि 24 आवर्स के पश्चात क्या होता है, 2 दिन बाद या फिर 24 आवर्स के पश्चात ये बुखार होता रहता है। इसे क्या कहेंगे, बिनाइन टर्सियन मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। फैलाने वाला कौन है, मादा मच्छर, क्लियर है क्या। दूसरा देखते हैं, माइल्ड टर्सियन मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम ओवेली। मैं 12 बार इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। सपोज कीजिए क्वेश्चन बोर्ड में आ गया, ठीक है भाई, तो आपको कोड वर्ड लिखने वहाँ लिखने के लिए 4 कैसे याद रखेंगे, इसका कम कर लेंगे भाई, BM PV MM PO, ऐसा कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है भाई। इसको कैसे बांटा गया है, बुखार प्रत्येक 48 घंटे के बाद आता है, क्लियर है क्या, इससे बांटा गया है। दूसरा को थर्ड क्या है, क्वार्टन मलेरिया यानी कि QM किससे होता है, PM यानी कि प्लाज्मोडियम मलेरी, इसको कैसे बांटा गया है, बुखार प्रत्येक तीसरे दिन अर्थात 72 घंटे के बाद आता है, थर्ड हो गया। चौथा पढ़ते हैं, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया MTM किससे होता है, PF यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, कौन फैलाता है, फीमेल एनाफिलिस मच्छर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख कर देखिए, अभी तुरंत लिख कर देखिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ गया है, आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो आज के काम को आपको आज ही करना है, हल्का सा वीडियो को पॉज करो, वहीं पर इसको लिखो या स्क्रीनशॉट लेकर रखो। वैसे इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्लियर है क्या। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चारों मलेरिया के प्रकार और किस आधार पर बांटा गया है कि उसका पहचान क्या है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या हमने इसको पढ़ लिया था, ठीक है हमने इसको पढ़ लिया था। चलिए, अच्छा ये जो बुखार है मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये देखो ये प्रत्येक जो बुखार होता है प्रत्येक तीसरे दिन आता है, यह मलेरिया अत्यधिक खतरनाक होता है, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब हम मलेरिया के प्रकार पढ़ लिए, हमने मलेरिया क्या पढ़ लिया, मलेरिया का हमने प्रकार पढ़ लिया। अब मलेरिया रोग हो गया है, कैसे पहचाने, हमने पढ़ा था रोग के लक्षण, यानी कि कुछ न कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी में होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको CG 2023 में क्वेश्चन पूछ दिया गया, आप देख पा रहे हैं कितना पूछा गया है, मलेरिया रोग के 2 लक्षण पूछा गया है, इसका मतलब 2 नंबर क्वेश्चन था। राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, तो हम 4-5 इसका लक्षण पढ़ लेते हैं ताकि हमको याद रहे। देखो एग्जाम में हमको एक्स्ट्रा याद कर जाना है,
2 पूछे तो 2 याद करने जाना है, आप 4 याद करके जाओ कम से कम 4, क्योंकि 2 भूल गए 2 लिख कर आप लोग आओगे कम से कम। ठीक है, सिम्टम्स पढ़ते हैं। पहला है, सबसे पहले क्या होगा, सर्दी लगती है मलेरिया में। उसके पश्चात क्या होगा, 103 डिग्री से लेकर 103 से 104 क्या होगा, फ़ारेनहाइट क्या होगा, बुखार होगा। क्लियर है क्या? फर्स्ट वन फील्स कोल्ड एंड देन देयर इज फीवर रेंजिंग फ्रॉम 103 टू 104 फ़ारेनहाइट, क्या होगा, बुखार होगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या होगा, यह जो बुखार है वो 1 से 3 घंटे तक रहता है और फिर रोगी को क्या आएगा, पसीना आता है और फिर क्या आएगा, ज्वर उतर जाता है। क्लियर है क्या? मतलब कि पहले 1 से 3 घंटे में बुखार रहेगा, रोगी को पसीना आएगा और ऑटोमेटिक क्या होगा, जो बुखार होगा धीरे उतर जाएगा। दिस फीवर लिस्ट फॉर 1 to 3 hours एंड देन द पेशेंट स्पीट्स एंड द फीवर सबसाइड्स, नीचे गिर जाएगा गिरने के लिए। क्लियर है? सारे शरीर में क्या होगा, दर्द होगा, अगड़न रहती है, पेन एंड स्टिफिंग परसिस्ट इन द इंटायर बॉडी, ये लक्षण है इनके। लीवर और प्लीहा स्प्लीन में क्या होगा, सूजन आ जाती है। देयर इज स्वेलिंग इन द लीवर एंड स्प्लीन। सातवां क्या है, रोगी को बहुत प्यास लगती है, चेहरा कैसा लाल हो जाता है। द पेशेंट फील वेरी थर्स्टी एंड द फेस अपीयर रेड। अगर ये आपको 4-5 जो लक्षण आपको दिख पा रहे हैं, नवा क्या है भाई, मलेरिया के ज्वर का आक्रमण प्रतिदिन तीसरे दिन या 2 दिन के छोड़कर बढ़ता है, यानी कि एक के बाद लगातार नहीं होता है, फिर होगा फिर नहीं होगा, फिर होगा नहीं होगा, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। अटैक्स ऑफ मलेरिया फीवर अकर एवरी डे ऑन द 3rd day ऑफ एवरी 2 days। क्लियर है क्या? इतना खतरनाक है। 2 पूछा है, यहाँ पर हमने लगभग 5 पढ़ा, 5 या 6 जो भी हमने पढ़ा। ठीक है भाई, आपको 5 याद करके जाना है, तभी आप 2 लिख पाओगे। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या है, ठीक है, हमको लक्षण भी समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है सर कि मलेरिया रोग से हम कैसे बचें, क्या इसके रोकथाम होंगे, क्या इसके उपाय होंगे? तो लक्षण से लेके प्रकार को लेके हर प्रकार से सीजी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है, चाहे सेट ए में हो, चाहे सेट बी में हो, चाहे सेट सी में हो, तीनों में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पता 2025 में क्वेश्चन पूछ दे, सेट ए में लक्षण पूछ दे, सेट बी में आपका प्रकार पूछ दे और सेट सी में उपाय पूछ दे। ठीक है भाई, तो आपको तीनों चीज़ को पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मलेरिया रोग से बचने के 2 उपाय लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 5 याद कर जाना है। कब पूछा क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट एनी 2 ways टू प्रिवेंट मलेरिया। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करें, रोकथाम कैसे करें, चलिए पढ़ते हैं भाई। सबसे पहली बात कि जो प्लाज्मोडियम है उससे मलेरिया रोग पैदा होता है। अब हमको पता है कि प्लाज्मोडियम को फैलाने वाली वो वाहक वेक्टर कौन है, आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग को पता होगा। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मच्छर है, कौन सा मच्छर बताओ भाई, मादा एनाफिलिस मॉस्किटो है। ठीक है, तो जो फैला रहा है उसी को हम मार देते हैं सबसे पहले, तो हमको आएगा ही नहीं। क्लियर है क्या? तो क्या करेंगे भाई, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फीमेल मच्छर में ऐसा क्यों होता है कि उसे वही काटती है, वही क्या करती है ना। तो मैं आपको फीमेल मच्छर का बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, हमको बहुत आगे फास्ट बढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर भी बचे हुए हैं, मैं कंप्लीट करके जाऊँगा। क्लियर है क्या? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मच्छरों को नष्ट कर देंगे, मॉस्किटो शुड बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा का ऑप्शन क्या है, गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला है, केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रिंकल्ड इन द पिट्स, यानी कि गड्ढे। अब सिंपल सी बात है, गड्ढे में क्या होंगे, पानी भरे होंगे, पानी अगर इकट्ठा रहती है बहुत टाइम तक तो वहाँ पर गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो आपको पता है गंदे जगह पर मच्छर पनपते हैं। ठीक है, अगर क्या होगा, अब अधिक मच्छर पनपेंगे तो क्या करेंगे, उस गड्ढे के ऊपर हम ऑयल डाल देंगे। अब हमको पता है कि ऑयल वाटर के सरफेस पे जम जाती है। ठीक है भाई, तो कि उससे क्या होगा, इस पे जो मच्छर के जो क्या बोलते हैं उनके जो बच्चे होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी तो नीचे हो गया, एक लेयर बन गई तो ढक जाएंगे ढकने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से तो हम क्या करेंगे, गड्ढों में क्या डालेंगे, मिट्टी का तेल डाल देंगे, छिड़क देंगे, इससे बच सकते हैं बचने के लिए। या अगर आपके आसपास में घर है, कहीं पर कोई टायर रखा है, कहीं पर डिब्बा रखा हुआ है, कहीं पर कोई खाली जगह हुआ है, कहीं बर्तन में बहुत टाइम से पानी रखा है, तो क्या करें, जैसे जो कूलर है, अभी गर्मी का आगे मौसम आने वाला है मार्च अप्रैल में, ठीक है, मार्च मई जून में, तब उसमें क्या करेंगे, जो कूलर होता है उसको आप साफ़ रखेंगे, उसमें ज़्यादा पानी भर कर नहीं रखेंगे, पानी भर गया काम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब गर्मी चला गया, आप उसमें पानी रखाया हुआ है, उसमें गंदगी पनपेगी, मच्छर आएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये बहुत जनरल अवेयरनेस की बात है कि जहाँ गड्ढा दिखता है वहाँ पानी नहीं होना चाहिए। आपके आसपास में नाली भी है, नाली में बहुत सारा पानी जमा हुआ है,
ठीक है, वहाँ भी गंदगी फैलती है। तो ऐसी जगह पे हम क्या करना है, मिट्टी का तेल छिड़क देना है, दवा छिड़काव करना है, मच्छरों को नष्ट करना है। ठीक है। तीसरा क्या है भाई, पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। कॉमन है, एवरी पर्सन शुड स्लीप विद द मॉस्किटो नेट। आपको नेट लगाकर सोना है। ठीक है। घर की दीवार पर क्या करना है, DDT का छिड़काव करना है। किसका, DDT का। ठीक है, ये क्या है बताओ, इसका फुल फॉर्म ने क्या बताओ बताने के लिए, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोएथेन है। एक प्रकार से क्या है भाई, ये रसायन है, ये केमिकल्स है। इस केमिकल के छिड़काव करने से मच्छर वहाँ पर बैठेंगे नहीं, पनपेंगे नहीं, मच्छर नष्ट हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो घर के दीवार पर हमको क्या करना है, या कोई गंदगी जगह आपको दिख रही है, यहाँ पर क्या करेंगे, DDT यानी कि डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का क्या करना है, अपने को छिड़काव हमको करना है। तालाबों में छोटी छोटी मछलियों को छोड़ देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं ये मच्छरों के अंडे लार्वा को खा देती हैं, बच्चों को खा देती है। अच्छी बात है, पनपेंगे नहीं। स्मॉल फिश शुड बी रिलीज इन पॉन्ड सो दैट दे कैन ईट द एग्स एंड यंग ऑफ मॉस्किटो, यानी कि जिससे वे मच्छरों के अंडे बच्चों को खा जाएं। ये अच्छा तरीका है। चलिए भाई, पशुओं के बांधने के स्थान पे, ठीक है भाई, जैसे जिसे हम गौठान वगैरह कहते हैं। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है भाई, तो हमारे जहाँ पर पशु रखते हैं उसको हम कोठा कहते हैं। क्लियर है क्या, छत्तीसगढ़ से हैं, कोई शर्म हमको नहीं बोलने में, कोठा कहते हैं उस जगह पे जहाँ पर हम गाय को बांध कर रखते हैं, पशुओं को बांध कर रखते हैं, उस जगह को कोठा कहते हैं। क्लियर है क्या। तो क्या करना है, वहाँ पर मलमूत्र होंगे, गोबर होंगे, तो पशुओं के बांधने के स्थान पर उनके मलमूत्र को ठीक से सफाई करनी है, यानी कि निकासी नाली की व्यवस्था बनानी है। ठीक है, उनके यूरिन पास करने के लिए, उनके गोबर को अलग से हटाने के लिए। ठीक है, यानी कि आपको डेली साफ सफाई कर देनी है, जिससे वह इकट्ठा ना हो पाए। इकट्ठा होंगे, वहाँ पर कीटाणु आएंगे, फिर मच्छर पनपेंगे। तो एट द प्लेस ऑफ टाइंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जहाँ पर उसको बांधते हैं, देयर एक्सट्रीटा यानी कि जो उसके मलमूत्र हैं, इन यूरिन शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट एक्युमुलेट, यानी कि इकट्ठा ना हो पाए। ये जो रोकथाम है, आप कॉमन इसको आप कर सकते हैं मलेरिया रोग से बचने के लिए, ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है। अब उपचार क्या है, देखो, रोकथाम अलग होता है और उपचार अलग होता है। रोकथाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन करना, प्रिवेंट करना, रोक देना, नष्ट नहीं करना होता है। क्लियर है क्या। उपचार का मतलब होता है इसका ट्रीटमेंट करना है, इसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। ठीक है, यानी कुछ दवाओं के मदद से। तो मलेरिया होते ही सूचना कहाँ देना है, नज़दीकी जो आपका स्वास्थ्य केंद्र होता है, यानी कि नियरेस्ट हेल्थ सेंटर होता है, वहाँ पर देना चाहिए कि भैया ये मलेरिया हो गया है, क्योंकि मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है। चलिए, तो मलेरिया के लक्षण ही दिखते ही आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना है। देखो, उपचार का मतलब ये होता है चिकित्सक की सलाह लेना। ट्रीटमेंट का सिंपल सा मतलब है चिकित्सक की सलाह लेना। अगर देखो भैया आपके एक्सीडेंट हो गया तो आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे, आप ट्रीटमेंट करवाएंगे। प्रिवेंशन कुछ हद तक करेंगे, वहाँ पर आप कॉटन लगा दिए तो ब्लड रुक जाएगा, ये प्रिवेंशन है। लेकिन उस ब्लड को कंटिन्यू ना बहते पाए, उसको इलाज करने के लिए हमको ट्रीटमेंट करना होगा। तो मलेरिया के लक्षण दिखते ही क्या करना है, हमको खून की जांच करवा कर कोनेन, मैफ्रीन, यानी कि सब केमिकल के नाम है, मैफ्रीन, मैपेक्रिन, पेलोड्रिन, कैमाक्विन, क्लोरोक्विन इत्यादियों में से कोई एक दवा चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए, खुद से नहीं लेना है। पहले आप जांच कराओगे, जांच में रिपोर्ट में दिखेगा कि हाँ भी आपके ब्लड में वो प्लाज्मोडियम वाला रोगजनक है, तब डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई आपको मलेरिया रोग हो गया है और टेस्ट हो गया है। ठीक है भाई, उस चिकित्सक से सलाह लेना है। तो एज सुन एज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर, जब अपीयर हो जाए तो ब्लड टेस्ट शुड बी कैन डन एंड वन ऑफ द मेडिसिन लाइक क्विनिन, मैपेक्रिन एंड पेलोड्रिन एंड कैमिक्विन, क्लोरोक्विन, इट इज शुड बी टेकन विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। खुद डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है। नोट, विश्व स्वास्थ्य संगठन जानते हो क्या होता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, योजना लाई गई थी, यानी कि पूरे विश्व के लेवल पे। जैसे कि हमने कहा था मलेरिया पूरे विश्व में पाया जाता है, तो WHO एक संस्था होती है जो पूरे देश, पूरे विश्व में हेल्थ को कोऑर्डिनेट करती है, काम करती है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से कोरोना काल आया था तो कैसे WHO ने एडवाइस जारी करी थी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या होगा, रोगी के रक्त की जाँच की जाती है, उससे 600 मिलीग्राम की दी जाती है क्लोरोक्विन की जाती है। 600 मिलीग्राम की क्लोरोक्विन की एक टिकिया, एक डिब्बी होती है, टिकिया होती है, एक दिन तथा उसके बाद, ठीक है, 15 मिलीग्राम की प्रतिदिन एक टिकिया 4 दिन तक दी जाती है। ये मेडिसिन का स्वरूप है, ये क्योंकि एक टाइम पीरियड में होता है होने के लिए, क्योंकि मलेरिया को टाइम तक जाता है।
ठीक है, तो आपको खुद से दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर को सलाह लेना है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। यह हो गया उपचार। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमने प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पढ़ा, हमने मलेरिया के प्रकार पढ़े, मलेरिया क्या होता है पढ़ा, मलेरिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, मलेरिया से बचने की क्या क्या रोकथाम है, क्या उपचार है, हमने दोनों पढ़ा। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो को वहाँ तक देखने के लिए। ठीक है, वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, चाहे तो आप मेरे चैनल के अबाउट जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चलाते होंगे, बहुत ईजी होगा आपके लिए एक्सेस करना। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर क्या करेंगे वहाँ पर फॉलो कर लेंगे, वहाँ भी मैं लिंक आपको डाल दूँगा। लेकिन PDF आपको केवल टेलीग्राम में मिलेगा, व्हाट्सअप पे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पर जो होता है PDF शेयर करने का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए मैं चैनल बनाया हूँ टेलीग्राम चैनल आपको पहुँचा सकूँ। तो आप चाहिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर देखिए। ठीक है, ये मेरा लोगो है CG बोर्ड प्रिपरेशन करके। अगर आप YouTube में मुझे ढूंढ रहे हैं तो कैसे ढूंढेंगे? आप लिखेंगे @ बिना कोई स्पेस का CG बोर्ड प्रिपरेशन करके। ठीक है, मेरा चैनल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू www.freepik.com पिज़्ज़ा पे, और थैंक यू नवोद बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग का चैप्टर नंबर 2 पे। तब तक के लिए धन्यवाद।